तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं 2020 में पूछे गए नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर नॉन ऑब्जेक्टिव यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पहला क्वेश्चन है आपका कि फाइंड magnitude of A minus B if two vectors A and B such that magnitude of A equal to 2 and magnitude of B equal to 3 and A dot B is equal to 4। तो देखिए यहाँ पर ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग जो है डायरेक्ट इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं कि सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट बी। ठीक है, तो यहाँ से चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 इंटू 4। ठीक है ना, तो यहाँ से जब चलिएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू जो ये कितना हो गया, तो 9 में से हट गया 1 और 4 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी आपका जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी क्या हो गया, तो रूट अंडर 5। तो यहाँ पर इसको आप देखिए ये इंटीग्रेशन है तो इसको इवेल्युएट करना है, तो थोड़ा सा इसको सजा दे आप। 3x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dx। ठीक है, तो यहाँ से अब जो है आप इसको लेट कर लीजिए इसको, तो एक्स क्यूब इक्वल टू जो है z। ठीक है, एक्स क्यूब इक्वल टू z। तो यहाँ पर इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू जो है dz अपॉन dx। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपको 3x स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू क्या, dz। यानी इस पूरे ऊपर वाले का वैल्यू मिल गया आपको। तो मिल गया तो उसके जगह पर तो आप रखिएगा dz और एक्स क्यूब के जगह पर रखना है z, तो z स्क्वायर माइनस 1। देखिए इसका जो है फैक्टराइज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर फैक्टराइज करके और पार्शियल फ्रैक्शन जो है जल्दी से एक तरीका जो है सोच के अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो जो है z माइनस 1 z प्लस 1 है। तो ऐसा केस में देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, जब भी ये लीनियर हो z का साइन जो है सेम हो। ठीक है, तो ऐसा काम करते हैं कि अब इसको दोनों को देखते हैं कि ऐड करने पर कांस्टेंट आ रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने पर कांस्टेंट आ रहा है। यानी बड़ा वाला में से छोटा वाला को सब्ट्रैक्ट करते हैं चाहे सीधे ऐड करते हैं। तो देखिए ऐड करने पर तो वेरिएबल आ रहा है, कांस्टेंट नहीं आ रहा है। लेकिन जब भी जो है z प्लस 1 में से z माइनस 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी इसमें से इसको अगर घटा दें z प्लस 1 में से z माइनस 1 को, तो ये आपका 2 आएगा। और जितना आपका डिफरेंस आए जल्दी से सेट करने के लिए देखिए उतना ही से आप पहले बाहर डिवाइड कर दीजिए और तब यहाँ पर तोड़िए 1 बाई छोटा वाला यानी z माइनस 1 और माइनस देख के 1 बाई बड़ा वाला यानी z प्लस 1। अब देखिए इसका जो है अब जो है एडिशन कीजिएगा तो फिर इतना आ जाएगा। ठीक है, सब कट फुट के आ जाएगा। तब यहाँ से जब जो है चलिएगा तो इसको देखिए अब जो है इंटीग्रेशन निकालना आसान हो गया। तो 1/2 लॉग z माइनस 1 और माइनस में लॉग z प्लस 1, क्योंकि नीचे लीनियर हो गया है और प्लस में k चाहे c जो भी है। i इक्वल टू 1/2, ये देखिए ये लॉग m/n हो जाएगा। m/n का मतलब z माइनस 1 बाई z प्लस 1 और z के जगह पर आपको क्या डालना है, तो एक्स क्यूब
एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू प्लस 1 अब प्लस में के। तो ये रहा आपका ये सॉल्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को, इवेलुएट पी ए यूनियन बी इफ 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/13 एंड PA बाई बी इक्वल टू 2/5। तो इसमें हमको ये दिया हुआ है और इसके अनुसार जो है PA यूनियन बी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में कि आपको जो है सिंस PA बाई बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि PA इंटरसेक्शन B बाई में PB, यानी कहने का मतलब क्या है कि PA इंटरसेक्शन B का जो वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा इससे। तो PA बाई बी का वैल्यू रखिए 2/5 इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B बाई PB का मतलब क्या हो तो 5/13, ठीक है। तो 5/13 से इसमें जब मल्टीप्लाई होगा यानी आपको जो है PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 2/5 इंटू 5/13, यानी इससे ही चला गया तो 2 हो गया 13। तो PA इंटरसेक्शन B भी निकल गया। अब PA यूनियन B निकालना है। तो सिंस जो फार्मूला होता है कि PA यूनियन B का क्या, तो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब इसमें रखिए PA का मतलब, देखिए यहाँ से PA का वैल्यू जब निकालिएगा तो ये 5/26 हो जाएगा। तो 5/26 प्लस PB का वैल्यू 5/13 माइनस 2/13, यानी LCM तो हो गया आपको 26 ही। यहाँ पर हो गया 5 प्लस यहाँ पर 10 माइनस यहाँ पर 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 10 में से 4 गया 6 और 6 5 11, यानी 11/26। तो जो है PA यूनियन B का जो वैल्यू आया क्या आ गया 11/26। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को देखिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 2, 3 and 4 ऑन द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो इस प्रकार से जो है हमें इक्वेशन निकालना है किसका, तो प्लेन का। तो देख लीजिए यहाँ पर जिसका अंतःखंड दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग जो है सिंस इक्वेशन बी लिखते हैं क्या, x बाई एक्स इंटरसेप्ट यानी 2 प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट यानी 3 प्लस z बाई जेड इंटरसेप्ट इक्वल टू जो है कितना तो 1। यहाँ से जब LCM लीजिएगा तो 4 3 2 का जो है कितना LCM हो जाएगा 12, यानी 2 6 जाते 6x प्लस 3 4 जाते 4y प्लस 4 3 जाते 3z और इक्वल टू यहाँ पर जो है 12। यानी यही जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, जिसका इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है 2 3 4 ऑन द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब इस 4 के बाद जो है इस 5 क्वेश्चन को देखिए कि 5 क्वेश्चन में 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। तो पहले 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला, फिर उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है क्या होता है कि tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड जो है एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो होता है आपको जो है tan इनवर्स क्या, तो x प्लस y पॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर LHS में हम लोग वही काम करेंगे कि tan इनवर्स, पहले 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं 2 इंटू एक्स यानी 1/5 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस tan इनवर्स 1/5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से LCM जब लीजिएगा ऊपर का नीचे का 2/5 इंटू 25/24, ठीक, प्लस tan इनवर्स 1/5,
अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे आप तो 5 5 25, 2 से 12। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई कर दीजिए, तो x यानी 5/12 प्लस y। तो देखिए यहाँ पर ये तो 1/4 है, 1/4, तो 1/4। अब y में 1 माइनस 5/12 इंटू 1/4। यहाँ से जब चलिएगा तो tan इनवर्स ऊपर वाला का एलसीएम हो गया 12, तो 5 प्लस 3। अब भाई नीचे वाला का एलसीएम हो गया 48, तो यहाँ पर 48 माइनस 5, तो 12 चौके 48। 4 जो है 5 3 8 में जाके गुना हो जाएगा, तो 4 8 जो है 32, बटा 48 में से 5 गया था 43। तो देख लीजिए आपका जो है RHS प्रूव्ड हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए कि इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट इतना, यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो आप जो है इसको किसी भी रो या कॉलम के अंतर्गत जो है एक्सपेंड कर दीजिए, लेकिन ध्यान में रखें कि जिसमें 0 हो उसी के अलाउंग करेंगे तो थोड़ा सा एक स्टेप कम हो सकता है काम। तो देख लीजिए कि या तो जो है R2 में एक 0 है, और चाहे जो है C2 में एक 0 है, तो उसी के अलाउंग जो है हम लोग करेंगे एक्सपेंड। एक्सपेंडिंग अलाउंग C2, तो C2 में ऐसे आ गया, इसका साइन निगेटिव होता है तो वो प्लस हो गया, तो 3 इंटू आपको जो है इसका कॉलम और रो दोनों खत्म हो जाएगा, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस में 42, 6 से 42, माइनस में 4। ठीक है, उसके बाद इस पर जब आइएगा तो इसका साइन प्लस का होता है, तो 0 इंटू जो भी होगा वो तो खत्म हो जाएगा, फिर इसका साइन माइनस का, तो -5 इंटू, फिर ऐसे खत्म, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो 8, और इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस में 30। बस अब इसी दोनों काम को आप कर लीजिए, तो आएगा यहाँ पर जो है 4 2 6, ठीक है, 46 दिया। तो यहाँ पर जो है 3 6 18, और फिर 3 चौका 12 1 13, माइनस में। फिर जो यहाँ पर देखिए कि इसमें बचेगा 22 माइनस में, तो 22 बचे 110, तो प्लस में 110 हो गया। अभी जो है पूरा जो है घटा करके लिख दीजिए, तो 8 यहाँ पर 2, और फिर जो है माइनस, यानी आपका जो रिजल्ट बना इसका -28। अब इसमें देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। देखिए इसमें क्लियर कर दिया है कि रेडियस के रिस्पेक्ट में ही हमको चेंजिंग निकालना है। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में जब हमें चेंजिंग निकालना है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में पहले हम लोग एरिया का फार्मूला निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्किल जो फार्मूला होता है क्या होता है, πr², ठीक है। और इसका चेंजिंग जो है हमें विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, यानी जो भी हम लोग देखिए कि पहले से जो हम लोग dy/dx, चाहे जो भी dx/dt, ठीक है, ये सब निकालते हैं। इसका मतलब है y का चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x का चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चाहे जो भी। तो यहाँ पर जो है इसी प्रकार से जब रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू r। तो r के रिस्पेक्ट में जब जो है चेंजिंग करिएगा, तो आपका आएगा dA/dr, ठीक है, इक्वल टू पाई इंटू r² का r के रिस्पेक्ट में, तो 2r। अब जो है r का वैल्यू कितना रखना है, तो 5। तो इसका मतलब है कि dA/dr एट r इक्वल टू जो है 5 इक्वल टू, तो पाई इंटू 2 इंटू 5, यानी जो है 10 पाई।
ठीक है। तो चूंकि एरिया में चेंजिंग है इसलिए जो भी लिखाएगा क्या लिखाएगा, cm स्क्वायर पर cm के रिस्पेक्ट में ही है क्योंकि r के रिस्पेक्ट में है इसलिए cm लिखा जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 8 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इतना। ये देख लीजिए ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में है और डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वल नहीं करते हैं। किसमें करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वल, तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो तब करते हैं। तो इसका मतलब है देखिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्यों नहीं करते हैं, तो डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है इसलिए उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वल नहीं किया जाता है। तो डेट इज आप जो है पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल के इक्वल करेंगे। तो 3 1 जा 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 8। ठीक है। यानी यहाँ पर से जो है 3 से 3 गया माइनस खत्म, यहाँ जो है x इक्वल टू जो है प्लस माइनस जो है रूट अंडर 8 आएगा क्योंकि माइनस भी खत्म हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो आ गया यहाँ पर क्या हो गया 2√2 प्लस माइनस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब इसको हम लोग बनाएंगे तो इसमें देखिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पर जाने वाला है, लेकिन उससे पहले जो है ध्यान में रखिए कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर जो है यहाँ पर हो ऊपर में, चाहे कहा जाए तो बगल में यहाँ पर, तो इसका मतलब है और नीचे वाले फंक्शन पर होल पावर 1 हो, उस केस में ये देखिए ये नोट जो है ध्यान में रखिएगा कि एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, और अगर इस पर जो है नीचे वाले फंक्शन पर होल पावर 1 है तो सीधे जो है रिजल्ट आएगा आपको log एफ एक्स प्लस सी। यानी इस आधार पर अगर इसको लिखें आप तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, तो इसका मतलब है इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा log x। ठीक है। अब जो है लिमिट पुट करना है, तो लिमिट पुट करना है तो log, ठीक है, log 3 माइनस log 2। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा चेंज करके कि log m माइनस log n, तो log m बाई n होता है तो log 3 बाई log 2। देखिए बहुत चेंजिंग कर करके जो है हो सकता है यहाँ पर तो आपको जो है ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन है तो आपको ऑप्शन नहीं दिया गया, हो सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन डाल दे तो ऑप्शन तरीका से जो है सेट कर सकता है, इतना भी लिख सकता है, चाहे जो है लॉग का पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा तब जो है तो लॉग इसको ऐसे भी लिख सकता है 2 3। ठीक है। बहुत सजा करके कॉन्सेप्ट के साथ लिखा जा सकता है, तो पूरा पिछला कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा तो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में भी ऑप्शन मिलाने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इसमें हम जो है पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपका सॉल्यूशन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 को देखा जाए कि इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, यानी इसके इंटीग्रल वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये केवल ट्रांसफॉर्म से ही बन जाएगा, तो ट्रांसफॉर्म करिए इसका फार्मूला कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब जो है इसका फैक्टर करिएगा तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स बाई यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। तो ये और ये जो है कैंसिल हो गया। अब 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है तो x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन और प्लस की चाहे सी जो भी। ठीक है। अब यहाँ पर जो है 11 नंबर में फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इतना एंड इतना, यानी इस दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो देखिएगा एंगल निकालने के लिए खासकर हम लोग जो है अधिकतर a डॉट बी का यूज करते हैं। तो a डॉट बी का यूज करते हैं तो यहाँ पर देखिए
कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी यानी सेम का सेम के साथ आई डॉट आई यानी 1, यहाँ पर जे डॉट जे और माइनस लगा हुआ तो -1, यहाँ पर के डॉट के यानी -1 और इक्वल टू क्या हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मतलब तो √3 आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मतलब तो √3 आएगा यानी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा तो एक तो कैंसिल हो गया, यानी कहने का मतलब क्या है कि कॉस थीटा इक्वल टू जो है माइनस में 1/3 चला जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू जो है कॉस इनवर्स माइनस में 1 कितना तो 3। ठीक, तो इसको जो है जो कॉस इनवर्स -x का जो फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, उस पर भी आप चेंज कर सकते हैं, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3 यानी दो वेक्टर जो है इसके बीच का देखिए एक एंगल जब जो है पाई माइनस इतना हुआ तो दूसरा एंगल जो है डायरेक्ट जो है पाई में से जब इतना को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरा एंगल कॉस इनवर्स 1/3 भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 को, 12 नंबर में इसके सॉल्यूशन में देखिएगा यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो जो है स्पेस के लाइन का इक्वेशन है, और स्पेस के लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए हमने पढ़ा है कि उस लाइन के बीच का कोण जो है उस लाइन के समानांतर, उस रेखा के समानांतर यानी पैरेलल जो सदिश होता है उसके बीच का एंगल निकाला जाता है, यानी दोनों एंगल इक्वल होता है। इसलिए तो सबसे पहले जैसे ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, और इससे जब जो है देखिए लाइन पूरा जो है इस फॉर्म में होना चाहिए। लाइन किस फॉर्म में होना चाहिए, x माइनस x1/a y माइनस y1/b और इक्वल टू z माइनस z1/c। पूरा जब इस फॉर्म में रहेगा तब इसके पैरेलल वेक्टर को आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए पैरेलल वेक्टर ए निकाल रहे हैं तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल जब निकालते हैं तब जाके जो है उस लाइन के बीच का एंगल निकल जाता है। तो देखिए इस फॉर्म में इक्वेशन जो है दिख रहा है, तो इसका मतलब है फ्रॉम 1 अगर चले, फ्रॉम 1 तो पैरेलल वेक्टर जो मिलेगा एक लाइन के वो मिलेगा क्या, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस p के कैप। ठीक है, दूसरा लाइन के पैरेलल वेक्टर जो मिलेगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 k कैप। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है इसलिए उसका पैरेलल वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा। दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a डॉट बी इक्वल टू जो है 0, यानी 4 + 6 + 2p इक्वल टू जो है 0, यानी 2p इक्वल टू जो है -10, दैट इज p इक्वल टू जो है -5। देखिए इस नेक्स्ट प्रॉब्लम 13 नंबर को कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग पॉइंट्स a 1 1, b 1 2 3 एंड c 2 3 1 एज वर्टिसेज। यानी जो है उस त्रिभुज का एरिया निकालना है जिसका जो है शीर्ष का नियामक जो है दिया गया है, यानी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो देखिए 3D में हम लोग जब भी जो है वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल दिया गया हो तो उससे एरिया कैसे निकालते हैं, ये देखिए। उससे एरिया हम लोग निकालने के लिए किसी भी दो साइड्स को एज ए वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, यानी सदिशीय रूप में लेते हैं।
और उस दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के परिमाण का आधा, यानी उस दोनों के सदिश गुणनफल के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण का आधा जो होता है वही उस त्रिभुज के एरिया के बराबर होता है। यानी यहाँ पर देखिए, तो हम लोग जो है किसी भी दो साइड्स को अगर जो है जो वेक्टर प्राप्त करें यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए कि बी ए वेक्टर प्राप्त कर रहे हैं, तो बी ए कहने का मतलब ए इज टर्मिनल और बी इज इनिशियल, यानी टर्मिनल माइनस इनिशियल होता है। तो 1 माइनस 1 आई कैप प्लस 1 माइनस 2 जे कैप और प्लस 1 माइनस 3 के कैप। ठीक है, तो ये तो जीरो ही हो गया, तो माइनस जे कैप माइनस 2 के। ठीक है, और फिर जो है दूसरा मान लीजिए बी सी अगर लें, तो बी सी इक्वल टू, ठीक है, तो बी जो है इनिशियल हो गया, फिर सी टर्मिनल हो गया, तो यानी जो है 2 माइनस 1 इंटू आई प्लस में 3 माइनस 2 इंटू जे और फिर प्लस में 1 माइनस 3 इंटू के। यानी बी सी वेक्टर जो आ गया आपको क्या आया, तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, अब इस दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल के हाफ करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देगा। यानी कहने का मतलब है क्या कि बी ए और क्रॉस जो है बी सी निकालते हैं, तो यहाँ पर हो गया आई जे के, तो दूसरा रो में पहले वेक्टर का आई जे के का गुणांक यानी 0 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पर 1 1 माइनस 2। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकल रहा है, तो आई इंटू कितना 2 प्लस 2, इससे इसमें मल्टीप्लाई, माइनस देख के इससे इसमें मल्टीप्लाई, माइनस जे इंटू, तो यहाँ पर 0 और फिर जो है प्लस 2 और यहाँ पर जो है प्लस के, तो यहाँ पर देखिएगा के ऐसे ऐसे खत्म, तो 0 प्लस 1, यानी यहाँ पर जो आया आपको कि 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस के कैप। अब देख लीजिए कि सिंस हम लोग जो है देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू जो है हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए क्रॉस जो है बी सी, यानी किसी भी दो साइड्स को एक दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसके मैग्नीट्यूड का हाफ करते हैं तो उस ट्रायंगल का एरिया दे देता है। इसका मतलब है 1/2। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड जब इसका निकालिएगा तो यहीं पर आएगा √4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 1/2 √4 जगह 16 4 20 1 21 एंड √21/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी तरह से देखिए पैरेललोग्राम का भी एरिया जब जो है निकालते हैं तो उसमें बस ये हाफ खत्म हो जाता है और किसी भी दो एडजेसेंट साइड के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकलता है। ठीक है, तो जिस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकाले, बस इसमें से हाफ को खत्म कर देंगे तो एरिया ऑफ हमारा पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी एज ए वेक्टर मेथड से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब जो है 14 नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। वैसे तो हम लोग जो है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जो भी मैट्रिक्स हमें दिया रहता है उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर को यानी सहखंड को निकालते हैं
और उससे एक मैट्रिक्स बनाते हैं, और तब जो है उस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज यानी परिवर्त निकालते हैं तब जाके उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकलता है। बट जो है 2 ऑर्डर के लिए एक जो है डायरेक्ट आपको जो है एडजॉइंट निकालने का तरीका है क्या, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है यानी ये, तो प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज करते हैं, यानी यहाँ का वहाँ का वहाँ बैठा दीजिए, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और सेकेंडरी डायगोनल को देखिएगा, ठीक है, जस का तस रहने दीजिए, बस उसका साइन बदल दीजिए, यानी -1 और फिर -3, यही आपका एडजॉइंट हो जाएगा। वैसे कोफैक्टर मेथड से भी बनाइएगा तो भी यही आएगा, लेकिन 2 ऑर्डर के लिए ये सटीक तरीका है, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए 15 नंबर में इसके सॉल्यूशन में अब हमें जो है इस दोनों वेक्टर का पहले जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तब इसका डॉट प्रोडक्ट दिया होगा। ठीक है, तो पहले जो है इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालिएगा तो मान लीजिए ए है और ये जो है बी है। ठीक है, लेट कर लिए, तो वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू जो है कितना, आई जे के, यहाँ पर 3 - 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5 - 4, यहाँ पर 12। ठीक है, यहाँ पर हो गया आई इंटू, तो कितना, तो 12 × 7 = 84, प्लस में 8 चौका 32, इसमें गुना माइनस देके, ठीक है, -j कैप, 12 × 3 = 36, माइनस में 8 × 5 = 40, प्लस a इंटू 4 × 3 = 12, माइनस में, और फिर 7 × 5 = 35, प्लस में। ठीक है, तब यहाँ से जब चलिएगा तो 4 में से 2 गया 2, यहाँ 8 में से 3 गया 5, यानी -52 आई कैप, और फिर जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4j कैप, 36 × 4 = 40, और यहाँ पर जो है 35 में से 12 गया, तो आपको जो है प्लस में 23k हो जाएगा। अब देखिए बाबू, यहाँ पर जो है कि A क्रॉस B के साथ फिर इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो मान लीजिए कि ये जो है C है। ठीक है, तो आप जो है अब सिंस वेक्टर C डॉट A क्रॉस B अगर निकालना चाहें तो A क्रॉस B यहाँ मिला हुआ है, अब इसके साथ जो है इसका डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या जानते हैं कि सेम का सेम कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी आई वाला के साथ, जे वाला के साथ, और के वाला के साथ, और आई डॉट आई 1 हो जाता है, जे डॉट जे 1 हो जाता है, के डॉट के 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है देखिए 52 दूना 104, तो -104। ठीक है, 3 चौका 12। ठीक है, फिर जो है यहाँ पर 23 चौका 92। ठीक, अभी सबको जो है जैसे करिएगा तो 104 प्लस में 104, यानी ये पूरा का पूरा जो है 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा 0 होने का मतलब कि डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 हुआ है, इसका मतलब है ये वेक्टर जो है इस दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्या होगा, लंब होगा। अब देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन 16 को, 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड AB इफ A इक्वल टू इतना एंड B इक्वल टू इतना। तो देखिए यहाँ पर A इंटू B जो है प्रोडक्ट हमें निकालना है मैट्रिक्स का। यहाँ पर देखा जाए 6 9 2 2 और इंटू यहाँ पर 2 6 0 और 7 9 8। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखा जाए कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी संभव होता है जब
उसमें जो भी पहले मैट्रिक्स है उसका कॉलम, जैसे देखिए इसका रो 2 है, कॉलम भी 2 है, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम जो है दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। तो इसका देखिए रो 2 है और कॉलम 3 है, और ये दोनों तब इक्वल होता है तभी जाके प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। अगर कहीं अननोन मैट्रिक्स निकालना हो तो पहले सबसे पहले उस अननोन मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब जो है इसके बाद जो है मल्टीप्लाई पॉसिबल है यहाँ, तो मल्टीप्लाई कर लिया जाए। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो पहले मैट्रिक्स में आप रो में ऐसे उंगली रखेंगे और इसको जो है यहाँ पर ले आकर के जो है पहले कॉलम में खड़ा करेंगे। तो 9 वाला उंगली 7 पर गया है, 6 वाला उंगली 2 पर गया है, उस दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, इसका फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। तो 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7। फिर ऐसे ही दूसरा कॉलम के साथ, ठीक है, तो 6 वाला 6 पर, तो 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, प्लस फिर ऐसे तो 6 0 0 प्लस 9 8 जा 72। ठीक है, यहाँ पर 2 दूना 4, 2 सते 14, 4 प्लस 14, फिर जो है 2 छक 12, 9 दूना 18, फिर जो है 2 0 0, 8 दूना 16। ठीक है, तो अब देखिए इस सब को जो है 6 दूना 12, 9 सत्ते 63, 63 और 12 कितना हो जाएगा 75। ठीक है, फिर जो है 6 1 यहाँ पर जो है 7 8 3 11, फिर जो है यहाँ पर हो गया 72, 14 4 यहाँ पर 18, 12 18 30, यहाँ पर हो गया 16। तो इस प्रकार से जो है ये मैट्रिक्स आया। अब देखिए थोड़ा सा जो है लास्ट में जो मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर क्या बनता है इसके अनुसार, तो पहला का रो और दूसरा का कॉलम, यही ऑर्डर तैयार होता है। लेकिन मल्टीप्लाई के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, इंटीग्रल ऑफ x साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर लेट कर लें आप कि साइन इनवर्स x इक्वल टू जो है z, और इसका देखिए डिफरेंशिएशन दिख रहा है कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। तो जब दिख रहा है तो यहाँ पर जो है उस रूप में ही डिफरेंशिएट कर दे इसको, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा कितना, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू dz बाई dx करेंगे, तो नीचे वाला dx जब इधर भेज देंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा dz। यानी यहाँ पर आपका जो इंटीग्रल अब जो है आएगा, अब देखिए यहाँ से x अगर निकालेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आने वाला है, साइन जेड, साइन जेड, तो x के जगह पर साइन जेड, साइन इनवर्स x के जगह पर जेड, तो जेड इंटू साइन जेड, इसके जगह पर जेड हो गया, x के जगह पर साइन जेड हो गया, और dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या, तो आपको जो है dz। अब इसको देखिए इसमें दो तरह का फंक्शन है, एक जेड जो कि अलजेब्राइक है और एक साइन जेड जो कि ट्रिगोनमेट्रिक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको बाई पार्ट पर जब ले जाएंगे, इंटीग्रल बाई पार्ट्स पर, तो देखिए उसमें एक जो है आइलेट वर्ड हम लोग जो है पढ़ते हैं। तो आइलेट वर्ड के अनुसार ये जो है देखिए आइलेट में जो भी है आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्राइक, टी फॉर ट्रिगोनमेट्रिक और फिर जो है ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ अलजेब्राइक है और यहाँ पर ट्रिगोनमेट्रिक है। तो आइलेट कहने पर पहले जो है अलजेब्राइक आ रहा है,
इसलिए अलजेब्राइक को पहले निकाल दीजिए। तो z इंटू इंटीग्रल साइन जेड इंटू डी जेड माइनस देके इंटीग्रल के अंदर बाहर वाले फंक्शन का जिसको निकाले हैं बाहर उसका डिफरेंशियल, तो डी जेड बाई डी जेड, और फिर इंटू में इंटीग्रल ऑफ साइन जेड यानी अंदर वाले फंक्शन का, और फिर यहाँ पर होल का इंटीग्रल हो जाता है। यहाँ से जब बढ़िएगा आप तो देखिए कि साइन जेड का इंटीग्रल माइनस कॉस जेड, यानी जो है माइनस में जेड इंटू कॉस जेड, और फिर यहाँ से देखिए ये तो 1 हो जाएगा और इसका माइनस आएगा तो प्लस में हो जाएगा कितना, तो कॉस जेड डी जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि माइनस जेड कॉस जेड प्लस साइन जेड प्लस के, यानी माइनस जेड इंटू कॉस जेड का मतलब रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड प्लस साइन जेड प्लस के। अब सबके जगह पर बैठा दीजिए, तो जेड के जगह पर आपका क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, और देखिए ये पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई है ना कि एक्स में, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन जेड के जगह पर आप क्या बैठा सकते हैं, तो एक्स, और प्लस में कितना, तो के, यानी यहाँ से आ गया आपको कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू साइन इनवर्स एक्स जो कि माइनस में, और प्लस में यहाँ पर एक्स प्लस के। ठीक है, तो ये जो है रिजल्ट आया आपको, इसका इंटीग्रल का वैल्यू आया। अब यहाँ पर देखिए कि ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें वेरीफाई करना है आपको ए डैश का डैश, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन में सबसे पहले जो ए का ट्रांसपोज निकाला जाए, ए टी भी लिखते हैं ए सी भी लिखते हैं, तो यहाँ पर इसका ट्रांसपोज जब निकालिएगा देखिए यहाँ पर तो रो बनेगा कॉलम, ट्रांसपोज निकालने पर 3 रूट 3 2, यहाँ पर 4 2 0। ठीक है, और फिर से यहाँ पर जो है ए ट्रांसपोज है और इसका फिर से ट्रांसपोज निकाल लें, तो अब इसका जो है रो बनेगा कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम में 3 4, दूसरा रो दूसरा कॉलम में रूट 3 2, तीसरा रो तीसरा कॉलम में 2 0। तो देख लीजिए यहाँ पर जो आया आपको कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से ए के इक्वल आ गया, यानी जो है आपका वेरीफाई हो गया। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 19 को, इसमें करना क्या है कि फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ fx इक्वल टू 8x³ एंड gx इक्वल टू x टू द पावर 1/3। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है फॉग या गॉफ जो भी निकालना हो आपको, तो सब उससे पहले फंक्शन को देख लीजिए कि फंक्शन किस रूल के तहत जो है आगे बढ़ा है, कि जो इनपुट है उसके क्यूब का 8 टाइम्स है fx। यहाँ पर g का रूल है क्या, कि जो इनपुट है उसका क्यूब रूट है gx का वैल्यू। तो आप जो है अगर गॉफ निकालते हैं पहले गॉफ, तो इसका मतलब है g ऑफ fx, तो पहले g का रूल चलाएं। तो g का रूल क्या है कि जो यहाँ पर इनपुट के रूप में बना है उसका क्यूब रूट, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर fx का क्यूब रूट। अब fx आपको मालूम है, fx यहाँ इनपुट कर दीजिए, तो यहाँ पर 8x³ का क्यूब रूट, यानी आपको जो है 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गॉफ निकल गया। अब उसके बाद फॉग निकालना है, तो फॉग यानी f ऑफ gx इसको लिखते हैं। तो f ऑफ gx जब लिख रहे हैं तो f का रूल पहले चलाइए। तो f का रूल क्या है कि जो इनपुट है उसके क्यूब में 8 का मल्टीप्लाई है, तो 8 इंटू gx के क्यूब में मल्टीप्लाई, तब gx का वैल्यू कितना है,
तो जी एक्स का वैल्यू डालिए यहाँ पर। 8 इंटू जी एक्स के जगह पर क्या है, एक्स का क्यूब रूट और इसका पावर 3 है, तो ये सीधा 8x हो गया। ठीक है, तो आपका जो है एफ एक्स यानी गॉफ और फॉग जो है निकल गया। यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रल करना है हमें, तो इसका इंटीग्रल आप आसानी से करिए। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, पावर बढ़ता है वही बढ़ा हुआ पावर नीचे जाता है, प्लस ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स प्लस के, यानी रिजल्ट आपका बना एक्स क्यूब प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस के। ठीक है, यहाँ पर देखिए 21 नंबर में कि आपको जो है डेरिवेटिव निकालना है किसका, तो y इक्वल टू कॉस रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स। देखिए जब फंक्शन अंदर के अंदर जब फंसा हो तो सबसे पहले फंक्शन को काउंट कर लीजिए कि कितना फंक्शन है उसमें। तो देखिए यहाँ पर एक एक्स है, फिर रूट है, फिर साइन है, यानी 1 2 3 4 5। अंदर से बाहर की तरफ निकले तो 5 फंक्शन है, तो अंदर से बाहर की तरफ सबका डिफरेंशिएशन करते निकल जाइए। तो एक्स का डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो 1, रूट एक्स का निकालिएगा तो 1/2 रूट एक्स, फिर साइन का निकालिएगा तो कॉस रूट अंडर एक्स, फिर इसके बाद रूट का निकालिएगा तो 1/2 रूट अंडर साइन रूट एक्स, फिर कॉस का निकालिएगा तो माइनस साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स। उसके बाद इसको सजा करके लिख दीजिए। तो सजा करके जब लिखिएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको जो है माइनस में 1/4, माइनस में 1/4, और फिर कितना छोटा फंक्शन को पहले लिखते हैं तो कॉस रूट एक्स इंटू साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स। अब बाई में तो आपको जो है रूट एक्स एक ही रूट के अंदर लिख दीजिए साइन रूट एक्स, बस क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेबल से है, यानी सेम वेरिएबल को सेम साइड में करके जब तब जो है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ पर जब चलिएगा देखिए तो ये आएगा कि tan x इंटू डी वाई, इसको थोड़ा सा सजाइए, माइनस tan y इंटू डी एक्स, यानी यहाँ से कि dy बाई tan y इक्वल टू माइनस में dx बाई tan x। ठीक है, तो इसको जब इंटीग्रेट करिएगा तो यहाँ से आएगा cot y dy, इंटीग्रेशन लगा रहे हैं तो माइनस यहाँ पर cot x dx। अब देखिए इसका इंटीग्रल क्या हो जाता है, तो log sin y। ठीक है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो जाएगा जब cos बाई साइन लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस log कितना, तो sin x और प्लस log c, यानी इसको आप लिख सकते हैं कि log sin y इक्वल टू log m/n लागू हो जाएगा तो c बाई साइन एक्स। अब log log जो है कैंसिल कीजिएगा तो आ जाएगा आपको sin y इक्वल टू c बाई साइन एक्स, यानी sin y इंटू साइन एक्स इक्वल टू c। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 23 को, जो कि LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से है। तो इसमें देखिए करा है कि मैक्सिमाइज आपको दिया हुआ है z इक्वल टू 3x प्लस 4y, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स में दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, और इसी पर जो है हमें काम करना है, इसी पर मैक्सिमाइज निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ग्राफिकल रूप से सोल्व करेंगे इसे। तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स में जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग जो है
ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकल रूप में जब इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो x पर भी 4 इंटरसेप्ट काटेगा, y पर भी 4 काटेगा, यानी ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 0, यहाँ पर 0 4। अब देखा जाए, अब जो है इसमें ये पता करना है कि जो फिजिबल रीजन, जिसको सॉल्यूशन रीजन हम लोग कहते हैं, वो कौन सा तैयार होगा। तो इधर ओरिजिन है, और अगर ओरिजिन से इसको सेटिस्फाई करा दे तो इस लाइन के जिस तरफ ओरिजिन है उधर सेटिस्फाई कर जा रहा है, यानी ओरिजिन, तो इसका मतलब है उसके उसी साइड ही जिधर ओरिजिन है उधर ही फिजिबल रीजन तैयार होगा, जिसको कि हम लोग सॉल्यूशन रीजन भी कहते हैं। ठीक है, बट ध्यान में रहे कि वो जो है ना x से नीचे जाएगा, ना फिर जो है y से बाएं जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक रीजन तैयार हुआ जहाँ पर A B। ठीक, अब इसके अनुसार जो है हमें कहा जा रहा है कि मैक्सिमाइज निकालना है। तो मैक्सिमाइज निकालना है तो जो फिजिबल रीजन, जो सॉल्यूशन रीजन है, उसका कॉर्नर पॉइंट 0 0 है, 4 0 है और 0 4 है। इसको बारी बारी से उसमें जो है पुट करेंगे। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट के अनुसार इसमें जब आप पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है कॉर्नर पॉइंट हो गया, यहाँ पर Z हो गया, जो कि मैक्सिमाइज के फॉर्म में दिया हुआ है, मैक्सिमाइज निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक जो है कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन है, तो इसका मतलब है Z 0 0 आ जाएगा। फिर जो है A पर जब जाइएगा तो 4 0 है, जो कि Z 12 हो जाएगा, और B पर जब जाइएगा तो 0 4 है, जो कि Z इक्वल टू जो है 16 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि मैक्सिमाइज जो हो गया आपको यहाँ पर B पर हो गया, तो कितना हो गया मैक्सिमाइज, तब मैक्सिमाइज आपका हो गया 16। ठीक है, एट 0 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 को कह रहा है क्या कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इतना। देखिए किसी भी वेक्टर का जब डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालने के लिए कहा जाए तो देख लीजिए पहले जो है वो वेक्टर पहले से ही यूनिट वेक्टर के फॉर्म में तो नहीं है। अगर नहीं है तो उस वेक्टर को पहले यूनिट वेक्टर फॉर्म में आप लाइए, और यूनिट वेक्टर फॉर्म में जो भी वेक्टर होता है उसमें i j k का जो गुणांक होता है उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन ही होता है। तो इसलिए पहले उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हम चेंज करने का प्रयास करेंगे, यानी इसको जो है हम लोग a से कर लीजिए, यानी मान लीजिए। ठीक है, तो अब जो है a का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो a का मैग्नीट्यूड जब निकालिएगा तो √3 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, यानी जो है 144 और 25 तो 169 का मतलब हो गया 13। और यूनिट वेक्टर के फॉर्म में जब निकालिएगा तो फार्मूला होता है वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो डिवाइड कीजिए आप 13 से, तो 3/13 i कैप -4/13 j कैप प्लस 12/13 k कैप। यानी कहने का मतलब है कि DC ऑफ वेक्टर ए आर 3/13 -4/13 और 12/13 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी यूनिट वेक्टर में जो i j k का गुणांक होता है वो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर होता है। और अगर वो वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में नहीं होगा तो यानी यूनिट वेक्टर नहीं होगा, और यूनिट वेक्टर जब नहीं होगा तो उसका जो i j k का जो गुणांक है वो डायरेक्शन रेशियो कहलाता है, यानी द्विक अनुपात कहलाता है। ठीक है, जबकि डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है द्विक कोज्या।
अब देखिए, अब यहाँ पर हमें tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, जबकि डायरेक्ट tan स्क्वायर का होता नहीं है। तो अब हमारे दिमाग में ऐसा इसका जो है कोई फार्मूला आए जिसको कि हम लोग ट्रांसफॉर्म करके लिख दे, तो उस फार्मूला में जाने के बाद उसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो हम लोग जानते हैं क्या कि सेक स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर का होता है, तो सेक स्क्वायर में इसको चेंज कर देंगे, तो ये हो जाए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी 0 to π/4। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो ये हो गया tan x माइनस एक्स और फिर जो है 0 to π/4। तब जो है पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो tan π/4 माइनस π/4 और फिर माइनस देके लोअर लिमिट, तो tan 0 माइनस 0, तो tan π/4 का वैल्यू 1 माइनस π/4 और माइनस tan 0 का वैल्यू 0 0। ठीक है, यानी यहाँ से जो आगे आपको 1 माइनस π/4, तो ये रहा इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन 26 को, कि फाइंड dy/dx इफ y इक्वल टू सेक tan रूट x। अभी देखिए पीछे एक हमने किया है क्वेश्चन जिसमें आपको हमने सिखाया है कि आप जो है सबसे अच्छा तरीका है, जब भी फंक्शन एक के अंदर एक फंसा हो तो टोटल फंक्शन को काउंट कर लीजिए, और टोटल फंक्शन को जब काउंट कर लीजिएगा तो डिफरेंशिएशन एक लाइन में ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फंक्शन 1 2 3 4, यानी एक एक्स फंक्शन, एक रूट फंक्शन, एक tan फंक्शन, एक सेक फंक्शन, यानी 4 फंक्शन है इसमें। तो डिफरेंशिएशन जो है dy/dx जब करिएगा तो पहले x का डेरिवेटिव यानी 1, रूट x का डेरिवेटिव यानी 1/2 रूट x, फिर tan का डेरिवेटिव तो सेक स्क्वायर रूट x, फिर सेक का डेरिवेटिव सेक x इंटू tan x, यानी सेक tan रूट x इंटू tan रूट x। ठीक है, बस काम खत्म हो गया, सर्च के यही रिजल्ट आएगा, बस इसी 1 से जो मल्टीप्लाई हुआ है 1 इंटू 1 1 लिखा जाएगा। अब देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अभी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन एक पीछे भी किए हैं, कह रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, और जिस रूल के तहत जो है पीछे किया गया है उसी रूल के तहत यहाँ भी आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको जो है ये क्वेश्चन भी वेरिएबल सेपरेबल पर है, तो वेरिएबल सेपरेबल पर है, तो यहाँ से देखिए कि सेम वेरिएबल को सेम साइड में करना पड़ता है। तो dy/1 प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट करिएगा तो dy/1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए कि इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स y, हाँ, और इक्वल टू इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x। ये tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर का जो हो जाएगा tan इनवर्स y हो जाएगा, और उसी प्रकार से tan इनवर्स x, तो प्लस c लिखाएगा। अब देख लीजिए, अब आंसर यहाँ भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे देखा जाए यहाँ से अगर मान लीजिए इसको c1 लेते हैं, ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप। अगर आगे बढ़िएगा तो ऐसा अगर किया जाए कि tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू c1, तो यहाँ से फार्मूला आएगा क्या, tan इनवर्स y माइनस x/1 प्लस वाई इंटू एक्स
इक्वल टू C1, यानी कहने का मतलब क्या है कि y माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई इंटू एक्स इक्वल टू tan C1। ठीक है, जिसको कि आप C लिख सकते हैं, तो यहाँ से जो है y माइनस एक्स इक्वल टू C इंटू 1 प्लस वाई एक्स, यानी ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे C से मल्टीप्लाई करते हुए x इक्वल टू चाहे y इक्वल टू आप निकाल के उस फॉर्म में भी सजा सकते हैं। यानी ये इसलिए आगे बढ़ाया गया है कि ऑप्शनल क्वेश्चन में कई तरह से आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। वैसे तो आप बनाने के लिए सब्जेक्टिव चाहे नॉन ऑब्जेक्टिव में यहाँ भी रोकना चाहे तो कोई गलत नहीं करेगा। इसको देखा जाए 2020 एनुअल एग्जाम में ही पूछा गया ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसको देखिए, अब लॉन्ग आंसर टाइप का मतलब ये नहीं कि हम जो है खूब बड़ा में ही बनाएं, अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है कि आप जो है कितना जो है कम से कम में बना सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट लगा करके जो कॉपी चेक करने वाले को भी सही से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, जैसा कि इसमें यहाँ पर 3-3 दिया हुआ है और हम लोग को जो है आसानी से साइन इनवर्स में 2-2 का फॉर्मूला जो है ध्यान में रहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें से तीसरे को उधर भेज के पहले इसको थोड़ा सा सजा लें आप। देखिएगा बहुत कम में बहुत ही सुसज्जित ढंग से बन जाएगा। 5/13 इक्वल टू क्या, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 16/65 और ये पूरा आपका हो जाएगा क्या, तो कॉस इनवर्स 16/65। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। इसलिए अब आपको जो है इससे चल के कॉस इनवर्स में 16/65 प्रूफ करना है, तब LHS से चला जाए तो साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। अब देखिएगा, अब इसका अगर आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पहले ही लगा दे और फिर बाद में अगर कॉस इनवर्स में चेंज कीजिएगा तो हो सकता है उस समय तक थोड़ा सा बड़ा नंबर आने लगे। तो इसलिए इसको पहले ही आप क्या करें कि कॉस इनवर्स में दोनों को बदल लें। तो साइन इनवर्स का मतलब कि अंदर p/h होता है, तो इसको अगर कॉस इनवर्स में हम लोग बदलें तो b/h लिखना पड़ेगा, जो कि 3/5 आएगा, क्योंकि p जब 4 है, h जब 5 है तो b 3 आएगा। और उसी तरह से इसको जब बदल दें तो कॉस इनवर्स जो है 12/13 आएगा। अब यहाँ से आप कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y अप्लाई कर दें, वो कॉस इनवर्स में ही रिजल्ट उतना दे देगा। तो कॉस इनवर्स xy यानी 3/5 इंटू 12/13 और माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 9/25 और इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 144/169। ठीक है, बस अब इसी का वर्क करना है। तो ये 36 बाई ये क्या हो गया 65 माइनस ये देखिए अब जो है 16/25 और इंटू रूट अंडर जो है 25/169। तो यहाँ से जब चलिएगा तो आ गया है आपको कॉस इनवर्स 36/65 माइनस 4/5 इंटू 5/13। देखिए यहाँ भी
13 5 जा 65 LCM आएगा तो 36 माइनस 20 यानी कॉस इनवर्स जो है 16/65 जो कि आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो पहले से आप इसको सजा करके प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 को देखा जाए कि यहाँ पर जो है आपको गिवन है एफ एक्स का वैल्यू इतना है, तो इसमें एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, जो कि देखिए पिछले इसी में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इसी के फॉग ऑफ निकालना सीखे थे। सेम उसी तरह से यहाँ पर एफ ऑफ एफ एक्स भी निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एफ एक्स, तो देखिए हमेशा बाहर वाले फंक्शन का पहले रूल फॉलो करिए तो थोड़ा सा काम आसान होगा। तो देखिए बाहर वाले जब भी फंक्शन का जो है एफ का रूल चलाना हो तो इसके लिए यहाँ भी पहले देख लीजिए कि इसका रूल क्या है। तो इसका रूल है कि जो इनपुट है उसके होल स्क्वायर में उसी का 3 गुना घटा हुआ है, फिर जो है कांस्टेंट एक 2 जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि एफ एक्स यहाँ पर इनपुट है एफ का, तो एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एफ एक्स प्लस में 2। ठीक है, अब जो है एफ एक्स का वैल्यू जो है हर जगह रिप्लेस करिए, सब्स्टिट्यूट करिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस में 2। तो ये a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर चल जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab यानी माइनस में 6x क्यूब आएगा माइनस 2ab माइनस 2bc, तो 2 दूना 4 तिहाई 12x प्लस 2ca 2 दूना 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 6 प्लस 2। ठीक है, तो 4 2 6 6 से 6 गया। अब देखिए अब जो है x टू दी पावर 4 हो गया यहाँ पर। उसके बाद जो है एक्स क्यूब वाला देखिए सिंगल यहाँ पर पीस दिख रहा है, तो माइनस 6x क्यूब। अब स्क्वायर वाला टर्म देखा जाए यहाँ पर 9 और 4 13 में से 3 गया तो 10 एक्स स्क्वायर। एक्स वाला देखिए माइनस 12x प्लस 9x यानी माइनस 3x। तो यही जो है आपका एफ ऑफ एक्स प्राप्त हुआ। ये देख लीजिए। अब नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है 30 नंबर कि शो डैट द डिटर्मिनेंट ऑफ इतना इज इतना, और डिटर्मिनेंट जो है आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग इसमें अगर LHS में ऐसा काम करें कि डायरेक्ट इतना ही दिखने लगे तो किस प्रकार से हमें काम करना होगा। तो देखिए अगर जो है हम लोग इसमें R1 बनाते हैं, R1 माइनस एक्स इंटू R2 से, एंड R2 बनाते हैं R2 माइनस एक्स इंटू R3 से, तो डायरेक्ट तौर पर इतना जो है दिखने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यानी यहाँ पर R1 यानी ये, और इसमें x से मल्टीप्लाई करके तब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x क्यूब हो जाएगा और 1 माइनस एक्स क्यूब सामने सामने सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो x माइनस एक्स यानी 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पर 0। इसमें अब x से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ 0 हो जाएगा।
यहाँ पर 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो है 0 हो जाएगा और R3 जस का तस आपको लिख दिया गया। ठीक है, अब देख लीजिए आप कि R1 में से 1 माइनस एक्स क्यूब, R2 में से भी तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा 1 0 0 0 1 0 एक्स स्क्वायर 1। अब जो है एक्सपेंडिंग करेंगे तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और इंटू 1 इंटू 1 माइनस 0, यानी 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये डिटर्मिनेंट प्रूफ हो गया। अब जो है यहाँ पर दूसरा 31 नंबर क्वेश्चन कि y इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में, तब जो है ये डेरिवेटिव आपको जो है प्रूफ करना है। डबल डेरिवेटिव -5 इंटू सिंगल डेरिवेटिव प्लस 6 इंटू फंक्शन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए कि y इक्वल टू है जैसे 3e⁻²x प्लस 2e⁻3x। तो यहाँ से जब जो है सिंगल डबल सब डेरिवेटिव आप अप्लाई निकाल लीजिए, अप्लाई करके तब जो है e⁻²x का 2 इंटू e⁻²x 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 में तो 6 e⁻²x प्लस में यहाँ पर 6 e⁻3x इसी तरह से। और फिर डबल डेरिवेटिव जब करेंगे तो d2y/dx² इक्वल टू जो है 12 e⁻²x हो जाएगा प्लस 18 e⁻3x हो जाएगा। ठीक है, अब इस सब को जो है उसमें रख दीजिए LHS से उतार के, तो d2y/dx² -5 इंटू dy/dx प्लस में 6y। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव का वैल्यू है 12 e⁻²x प्लस 18 e⁻3x -5 इंटू सिंगल डेरिवेटिव का वैल्यू है 6 e⁻²x प्लस 6 e⁻3x और फिर जो है प्लस 6 इंटू सिंगल यानी जो है फंक्शन का अब जो है वैल्यू है 3 e⁻²x प्लस 2 e⁻3x। अब इस सब को जो है मल्टीप्लाई जहाँ पर है वहाँ पर करिए, प्लस 18 e⁻3x माइनस 30 e⁻2x माइनस 30 e⁻3x प्लस 6 3 18 e⁻2x प्लस 6 2 12 e⁻3x। अब सबसे पहले जो है e⁻2x वाला देखा जाए तो यहाँ पर है 12 e⁻2x 18 e⁻2x, तो 12 और 18 हो गया 30 e⁻2x, जो कि यहाँ माइनस में 30 e⁻2x दिख रहा है तो इसको लेके चला गया। और उसी तरह से 18 e⁻3x और 12 e⁻3x यहाँ दिख रहा है, जो कि इसको भी ऐड कीजिएगा तो 30 आएगा और 30 e⁻3x निगेटिव में दिख रहा है, जो कि पूरा कैंसिल हो गया, तो आपका प्रूफ हो गया। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन 32 को देखा जाए कि इंटीग्रल log 1 प्लस tan x dx लिमिट है 0 to π/4। तो देखिए एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है क्या कि 0 to a f of x dx इक्वल टू लिमिट 0 to a f of x को चेंज करते हैं अपर लिमिट -x से। तो देखिए यहाँ पर इसको जो है i इक्वल टू हम लोग लेट करते हैं,
और आई इक्वल टू जब लेट करते हैं तो इसमें बाई प्रॉपर्टी चलते हैं हम लोग, बाई प्रॉपर्टी। वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लोअर लिमिट 0 है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अपर लिमिट -x रखेंगे, ठीक है, फंक्शन में। यहाँ पर देखिए कि 0 to π/4 log 1 + tan x के जगह पर π/4 अपर लिमिट -x इंटू dx। अब देख लीजिए इसी तरह से इसका फार्मूला भी हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कि जैसे tan π/4 -x आया है तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं 1 - tan x बाई जो है 1 + tan x, जो कि आधारित है tan a - b के फार्मूला पर। तो यहाँ पर जब चलिएगा तो 0 to π/4 log 1 + 1 - tan x बाई 1 + tan x। अब इसका एडिशन जब करिएगा तो देख लीजिए ये क्या आने वाला है कि 0 to π/4 log 1 + tan x प्लस में 1 - tan x बाई 1 + tan x इंटू में dx। तो tan x कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो आया आपको i इक्वल टू 0 to π/4 log 2/1 + tan x, ठीक है, dx। अब इसको इक्वेशन 2 कर दिया हमने। अब इसी दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। तो एडिंग 1 and 2 तो 2i हो जाएगा इधर इक्वल टू 0 to π/4 log 1 + tan x प्लस log 2/1 + tan x, 2/1 + tan x और इंटू जो है dx, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस दोनों को जो है ऐड किया गया है, लिमिट दोनों का सेम है तो अंदर वाला फंक्शन जो है जुड़ गया। अब यहाँ पर log m + log n किया जाए तो 2i इक्वल टू 0 to π/4 log m इंटू n हो जाता है। तो 1 + tan x और इंटू 2/1 + tan x और इंटू में dx। तो ये और ये गया तो बच गया log 2, बच गया कितना log 2। तो log 2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। अब जो है यहाँ पर dx का इंटीग्रल क्या आ जाएगा x, जो कि 0 to π/4, 0 to π/4, यानी यहाँ पर log 2 0 to π/4 का मतलब यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अब रख दीजिए। तो यहाँ पर आया आपको क्या कि 2i इक्वल टू π/4 log 2, यानी यहाँ से जब इंटीग्रल का वैल्यू जब आप निकालेंगे ये हो जाएगा π/8 log 2, ठीक है, जो कि आपके गिवन इंटीग्रल का वैल्यू है।